गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं इतिहास का पार्ट 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है यूरोप के लिए फसलें। उसमें हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रामीण इलाकों में जो है किसानों पर तरह तरह के जो है कर प्रणाली अपना रही थी, स्थायी बंदोबस्त, मालवारी, रेतवारी, लेकिन फिर भी उनके लिए जो है सब कुछ ठीक नहीं था। उन करों से ईस्ट इंडिया कंपनी संतुष्ट नहीं थी। तो अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि ये यूरोप की ज़रूरतों के अनुसार फसल भी उत्पादित कर सकते हैं। इनसे वही फसलें बोने के लिए इनको प्रेरित करना चाहिए जो यूरोप की मांग है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि वो बंगाल में पटसन, असम में चाय और ये इस तरह की अफीम, नील, इसकी खेती पर ये लोग जोर देने लगे थे क्योंकि ये यूरोप की मांग थी। तो अब उसमें मुख्य फसल थी एक नील का पौधा। वो हमने कल प्रिंट भी देखी थी, तो उसमें भी नील का उपयोग किया गया है। तो मुख्य मांग थी यूरोप में नील की। तो अब देखो भारतीय नील की मांग, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा भारतीय नील की मांग कि यूरोप में भारतीय नील की मांग ज़्यादा क्यों होने लगी। भारतीय नील की मांग होने लगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसानों पर नील उत्पादित करने के लिए दबाव डालने लगी। नील की खेती करने के लिए उनको जो है कहने लगी। अब नील की खेती में किसानों के साथ काफ़ी समस्याएं थी। बड़ी मेहनत से किसान नील उत्पादित करते थे। हम पढ़ेंगे आगे, नील की खेती में बहुत मेहनत होती थी। और नील का पौधा एक ऐसा पौधा था कि उसको एक दो बार जिस भूमि में बो देते तो वो भूमि की उर्वरा शक्ति को भी खूब खींच लेता था, जिससे वो भूमि बंजर हो जाया करती थी। ऐसी समस्या थी। बंजर का मतलब कम उत्पादित हो जाती थी, कम उत्पादन होता था उसमें, जिससे कि किसान दूसरी फसल भी नहीं बो सकता था उस भूमि पर। तो ऐसे में जो है भारतीय किसान, और फिर क्या इतनी मेहनत से अपनी भूमि को बंजर करके और कई तरह की समस्याओं के बाद भारतीय किसान नील उत्पादित करते, तो उस नील के बहुत कम दाम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भारतीय किसानों को देते थे। लेकिन यूरोप महाद्वीप में भारतीय नील की मांग खूब बढ़ गई क्योंकि भारतीय नील का पौधा जो था बहुत अच्छी किस्म की नील उत्पादित होती थी यहाँ पर। तो देखो हम वही पढ़ेंगे भारतीय नील की मांग क्यों थी। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। हमारा भारत उष्णकटिबंधीय है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पे अंडरलाइन कर लो। एक तो नील का किताब खोल लो, अंडरलाइन करो। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। ब्रिटेन वगैरह वो उष्णकटिबंधीय नहीं है। तो 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक जो थे कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। यूरोपीय बाजारों में कम मात्रा पहुंचती थी भारतीय नील की। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, अच्छे दाम मिलते थे। कब तक? 13वीं सदी तक। 13वीं सदी की बात है, ठीक है। पहुंचती थी, यूरोपीय बाजारों तक पहुंचती थी और उसकी कीमत भी बहुत अच्छी रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए, अंडरलाइन करो, बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड, ये आएगा आपके, यह अंडरलाइन करो। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को क्यों? क्योंकि भारतीय नील की बहुत कम मात्रा वहाँ तक पहुँचती थी। यूरोपीय बाजारों में थोड़ी मात्रा पहुँचती थी और उसकी कीमत भी बहुत ऊंची होती थी। इसलिए कौन सा पौधे पर निर्भर होना पड़ता था? वोड पर, जो कौन सा रंग देता था? बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक उस पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में भी उगता था। ये जो देश है, यूरोपीय देश, शीतोष्ण क्षेत्र में आते हैं तो वहाँ पे भी उगता था ये पौधा, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर
पाबंदी लगा दे। लेकिन अब समस्या क्या थी, ये वोड के पौधे से जो ये इटली, फ्रांस, ये यूरोपीय देशों में जो नील बनाई जाती थी ना, वो भारतीय नील के मुकाबले बहुत ही कम गुणों क्वालिटी की थी, उसमें चमक नहीं थी। तो वो जो है भारतीय नील के सामने जो है कंपटीशन नहीं कर पा रही थी। क्या, वो वोड से बनाने वाला बैंगनी और नीला रंग, वोड के पौधे से बनाने वाला बैंगनी और नीला रंग क्या था कि नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप में वोड उत्पादकों ने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि वो नील की आयात को क्या कर दे, बंद कर दे। भारत से जो नील यूरोपीय देशों में जा रही थी, वो वहाँ से उत्पादित होने वाले नीले और बैंगनी रंग जो वो वोड के पौधे से प्राप्त करते थे यूरोप में वो लोग, वो जो है हमारी भारतीय नील के सामने कुछ भी नहीं था। तो वो वोड जो है नील से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही थी, इसलिए यूरोप के जो व्यापारी थे उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि भारत से नील मंगवाओ मत, ठीक है, जिससे कि लोग हमारे इस वोड से बने बैंगनी और नीले रंग को ही पसंद करेंगे। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, लेकिन यूरोप महाद्वीप में जो है लोग किसको पसंद करने लग गए, नील को। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था। उसका कारण ये है कि वोड से जो बैंगनी और नीला रंग प्राप्त होता था वोड के पौधे से, उसमें इतनी चमक नहीं होती थी, और भारतीय नील में जो है खूब चमक होती थी। इसलिए कपड़ा रंगने वाले किसको पसंद करने लगे, नील को ही पसंद करने लगे। और नील जो है महंगी जाती थी, कीमत ज़्यादा थी, जिससे जो व्यापारियों के लिए क्या पड़ता था, महंगा पड़ता था। फिर वो कपड़े रंगने वाले नील से रंग देते और फिर वो कपड़ा महंगा पड़ता था, और वोड का इस्तेमाल कम होने लग गया, लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगे। तो नील से बहुत ही चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। वोड तो यूरोप में ही पैदा होता था, पहले इससे ही रंगते थे वो, लेकिन जब भारतीय नील यूरोपीय बाजारों में गई तो उसने वोड की वैल्यू और कम कर दी। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। देखो, उन्होंने कहा नील में और वोड में क्या अंतर था, नील में चमक अच्छी थी और वोड वाला कलर बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। उन्होंने नील पर पाबंदी लगवा दी थी ना सर, तो 17वीं सदी तक आते आते कपड़ा उत्पादकों ने नील की पाबंदी, सरकार पर दबाव डाला और नील की आयात की पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग में फ्रांसीसी, ब्राज़ील व पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। अब जो है लोग भारतीय नील को इतना पसंद किए, और लोग जो है कहाँ, कैरिबियाई द्वीप समूह में, इन देशों में जो यूरोपीय देश थे उनमें नील की खेती करने लग गए। ये इन देशों पर अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है, देशों पे अंडरलाइन करो। ये जो ये कैरिबियाई देश रही है, इसमें क्या हो गया, आप कर लो, इन देशों पे अंडरलाइन करो। और उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील बागान सामने आ गए, ये यहाँ से अंडरलाइन कर लो आप, यहाँ से उत्तरी अमेरिका में भी नील के बागान आ गए। अब देखो 18वीं सदी, कब, 17वीं सदी में, और भारत से भी नील वहाँ पर जाने लगी, क्योंकि सरकार को मना लिया, कपड़ा उत्पादकों ने राजी कर लिया फटाफट ने। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण युग का शुरू हो चुका था, अंडरलाइन कर लो, औद्योगिकीकरण कहाँ से शुरू हुआ, ब्रिटेन से हो चुका था, और उसके पास कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज यानी कपड़ा को रंगने वाले जो थे उनको रंगरेज कहते हैं। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। ये नील कहाँ से मिल सकता था, देखो स्थिति देखो आप, 18वीं सदी की, बेटा ये पूरा आप ऐसे ब्लॉग बना लो इसके।
18वीं सदी में क्या हुआ कि भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हुआ, यानी खूब उद्योगों का विकास हुआ। कपास का उत्पादन भी ज़्यादा हुआ, कपास से बनता है सूती वस्त्र, तो कपास का उत्पादन में भी भारी इजाफा हो चुका था और उद्योग भी ब्रिटेन में खूब स्थापित हो चुके थे। अब कपास से कपड़ा बनाया जाता तो उसको रंगने के लिए भारतीय नील की जो है कपड़े की रंगाई की मांग और तेजी से बढ़ने लग गई। और भारत जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति, नील की आपूर्ति, ऊपर पढ़ा ना अपन ने, उत्तरी अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में, इन देशों में भी नील उत्पादन होने लग गई थी, बागान लगा दिए थे। लेकिन अब जो है 18वीं सदी में यूरोप महाद्वीप के देशों को वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से क्या हो गई, बंद हो गई। इसलिए भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई। ये भारतीय नील की मांग क्यों बढ़ गई ज़्यादा, उसका है उत्तर। यूरोप महाद्वीप में भारतीय नील की मांग अधिक क्यों बढ़ी, उसका उत्तर यही होगा, भारतीय नील की मांग बढ़ गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण हो गया, कपास का उत्पादन भी और बढ़ गया। अब जो है कपड़ा ज़्यादा बनने लगा तो उसकी रंगाई की मांग और तेज़ी से हो गई, तो नील की मांग बढ़ी। और उसी दौरान क्या हुआ कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जो नील की आपूर्ति होती थी वो भी बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन क्या रह गया, आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। ये नील कहाँ से मिल सकता था? ब्रिटेन, हमारा देश तो इंग्लैंड का गुलाम ही था। भारत में नील उत्पादन होता था लेकिन कम ही उत्पादन होता था और महंगा था, बहुत ऊंची कीमत थी। यूरोपीय बाजारों में थोड़ी मात्रा जाती थी भारत में उत्पादित नील की, ये हमने ऊपर पढ़ा है। लेकिन अब ब्रिटेन में उद्योग विकसित हो गए, कपास का उत्पादन भी बढ़ गया और ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका से जाने वाली आपूर्ति बंद हो गई। दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। तो अब ब्रिटेन के जो रंगरेज थे उद्योगों में कपड़े रंगने वाले, वो जो है नील की आपूर्ति के लिए बेचैन हो गए कि अब नील कहाँ से ली जाए। उनको और किसी स्रोत की तलाश थी, ये नील कहाँ से मिल सकता था। अब ब्रिटेन वाले कहाँ गए, भारत उपनिवेश था ही, अब वो भारतीय किसानों पर दबाव डालने लगे कि भारतीय किसान नील की खेती करें। तो देखो, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, अब इन कारणों से, ये कारण हो गए ना कि जो है ब्रिटेन, वेस्ट इंडीज और अमेरिका से नील की आपूर्ति बंद हो गई, और ये सारे कारण, इससे जो है अब और स्रोत तलाशने लगे तो उनकी नज़र किस पे पड़ी, भारत पर। अब भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, अब ब्रिटेन जो है भारत पर निगाह डालने लगा कि भारत से नील उत्पादित की जाए। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती को बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। बागान देखो, नील के बागान आए थे ना आपके। बागान किसे कहते हैं? बागान एक विशाल खेत जिस पर बागान, ये विशाल खेत होते हैं बड़े बड़े, जिस पर जो है जैसे बागान लगाए जाते हैं, ये इसके नील की खेती की जाती है, नील के बागान लगाए गए। तो देखो, एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, उसको कहते थे बागान। जिसका बागान होता था, नील की खेती करते थे वो, और उस पर लोगों से जो है क्या करते थे, जबरन काम करवाते थे। फिर है कॉफ़ी करवाता था, कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र मिलता है। इस पे अंडरलाइन कर लो आप कि ये जो है, ये रहा बागान। बागान किसको कहते हैं, नए शब्दों में लिख लेना शब्दावली में। एक विशाल खेत होता है जिस पर जो है बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता है। बागान कौन कौन सी फसलों के होते हैं, इनके कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास आदि फसलों के जो है बागान होते थे। और अब भारत में पहले, लेकिन अब नील के बागान होने लगे। विश्व में बागानों का जिक्र किया जाता है। अब देखो, तो यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। अब देखो क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये चित्र देखो, चित्र 7, सेंट डोमिंग्यू में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी जो है स्कुहलदोलोस्की का चित्र है। ये चित्रकार का नाम है, ठीक है। और 1791 में बना हुआ है, जनवरी का। गुलाम जो थे ना बागानों में, जबरन काम करवाते थे नील बागानों में।
18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। उन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई। क्या हुआ, अपन ने पढ़ा, बागान बड़े बड़े खेतों में जो है ये फसलें बो दी जाती थी, कपास, गन्ना, तंबाकू, नील, चाय, ये बो दी थी और जबरन काम करवाया जाता था लोगों से। फ्रांस में जो है ये कैरिबियाई देश अफ्रीकी गुलाम थे, उनसे काम करवा लिया जाता था और काम के बदले कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो मजदूरों ने क्या कर दिया, बगावत कर दी, हड़ताल कर दी, लोगों को बागान जला डाले और मालिकों को मार डाला। अब देखो, 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। सबसे पहले भारत में बंगाल की खेती और नील की खेती जो है कहाँ हुई, बंगाल में। सबसे पहले भारत में नील की खेती कहाँ से शुरू हुई, बंगाल से। ठीक है, सारा काम बंगाल से ही हुआ। आपको पता हो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी बंगाल से हुई है। 18वीं प्लासी के युद्ध में हुई थी ना। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया। ध्यान देखो, सबसे पहले बंगाल में, सबसे पहले भारत में नील की खेती कहाँ से शुरू हुई, बंगाल से। 1788 में जहाँ बंगाल में 30% नील उत्पादित होती थी, वो 1810 में बढ़कर कितनी हो गई, 95%। यानी बंगाल के किसानों को और खेती करने का तो काम ही नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन पर नील की खेती करने के लिए ही दबाव डालती थी। जो 30% था वो 95% हो गया। कहाँ की स्थिति है ये, बंगाल की। तो ये प्रश्न भी बनता है कि भारत में नील की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई, बंगाल से। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगाए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। भारत में नील की खेती खूब बढ़ी और जो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, ये ब्रिटेन के ही देश है बेटा। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, ये 3 देश मिलकर ब्रिटेन कहलाते हैं। ठीक है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, ब्रिटेन। तो इंग्लैंड है, हम इंग्लैंड के उपनिवेश थे ब्रिटेन के, तो वो इंग्लैंड भी ब्रिटेन में ही आ गया। ये ध्यान रखोगे आप। ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड। ठीक है, इसलिए हम इंग्लैंड को ब्रिटेन ही समझते हैं। तो ये लोग जो है यहाँ पर आए, बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उनको कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय बागानों को और इनको जो है बागान मालिकों को और इनको जो है कर्ज देने लग गई कि तुम तो पैसे लो और नील उगाओ। नील की खेती कैसे होती थी, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निजी और रेयती। एक तो निजी कर सकता था किसान अपनी, और एक जो रेयती, रेयत देखा था ना अपन ने। निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। ठीक है, निजी और रेयती क्या था, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, निजी और रेयती। तो निजी खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। बागान मालिकों की अपनी ज़मीन होती थी और वो नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे ज़मींदारों से, या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और ज़मींदारों को काम पर लगाकर नील की, मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती
करवाते थे, वो होते थे रेयती। देखो जो कि किसान जो है निजी खेती व्यवस्था, बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील उत्पादन करते थे, वो तो क्या कहलाते थे, निजी। और जो या वह ज़मीन खरीद लेते थे या ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेकर उस पर मजदूरों से काम करवाते और नील की खेती करते थे, वो क्या कहलाते थे, रेयती। ठीक है, इस तरह से जो है नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे। भूमि का मालिक अपनी खेती पर भी कर सकता था और ज़मींदार से भाड़े पर लेकर भी कर सकता था, ज़मीन खरीद भी सकता था। ठीक है, अब ये अगले वीडियो में देखेंगे अपन कि 2 तरह से नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे, निजी और रेयती। तो निजी खेती में क्या समस्या थी और रेयती में क्या था, ये दोनों अपन देखेंगे अगले वीडियो में। पढ़ना पाठ को बेटा और समझने की कोशिश करना।